नमस्कार, आप देख रहे हैं असम इनसाइट और मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। तो यह है हमारा खास कार्यक्रम क्या जीत गए मोदी और बीजेपी का मिशन मोदी। यह 8 दिसंबर की बात की जाए तो 8 दिसंबर 2013 मतगणना का दिन, 4 राज्यों का फैसला आना था उस दिन। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही आस थी, दोनों ही चारों राज्यों में सरकार बनाएंगी। मगर हुआ क्या, उस दिन चारों ही राज्यों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। क्या कमी रह गई थी कांग्रेस में? क्या सत्ता विरोधी लहर ले डूबी कांग्रेस को? क्या ये कांग्रेस का काला समय आ गया है? देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में मिली भारी जीत के बाद भाजपा अब जुट गई है आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में। हिंदी भाषी राज्यों की बात करें तो 2 राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की पहले से कहीं बेहतर विजय और 2 राज्यों दिल्ली और छत्तीसगढ़ में संघर्षपूर्ण जीत से एक बात तो साफ है कि देश भर में यूपीए सरकार के विरुद्ध जिस माहौल की चर्चा होती रही है उसने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यह हैरान करने वाली बात है कि राजस्थान में अशोक गहलोत और दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार को सत्ता विरोधी लहर ने जिस तरीके से डुबोया वो मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल भी कारगर नहीं रही। उल्टे शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में सत्ता समर्थक लहर ने भाजपा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। छत्तीसगढ़ में बेशक डॉक्टर रमन सिंह की अगुवाई वाली सरकार को कांग्रेस से एक-एक सीट के लिए जूझना पड़ा, लेकिन आखिरकार रमन सिंह की साफ सुथरी छवि और उनके मंत्रियों विधायकों के लिए लोगों की नाराजगी पर भारी पड़ती दिखी। दोनों मुख्यमंत्रियों के कामकाज तथा छवि के अलावा जो एक बड़ा तथ्य भाजपा के पक्ष में था वो था पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का करिश्मा, जिसके दर्शन उनकी सभाओं में उमड़ी भीड़, खासतौर पर युवाओं की भीड़ से हुए। इन सभाओं से कांग्रेस को भी बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के कद का भी पता चल ही गया होगा। ये दिल्ली से जो लोग आते हैं वो ये कहते हैं हमने पैसे दिए, हमने पैसे दिए। ये पैसे किसके हैं? क्या भाइयों बहनों, जनता जनार्दन के पैसों पर जो बैठ गए, जो जिन पर रुपये खाने का पूरी पार्टी पर कितने कितने आरोप लगे हैं। मध्य प्रदेश में जहां मोदी का प्रचार भाजपा की जीत के अंतर और आंकड़े में इजाफा करने वाला साबित हुआ, वहीं छत्तीसगढ़ में मोदी के चुनाव प्रचार ने भाजपा को वो संबल दिया जिसकी जरूरत कांग्रेस के आक्रामक अभियान तथा सत्ता विरोधी माहौल से जूझने के लिए रमन सिंह को थी। श्रीमान शिवराज सिंह जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने चुनाव के पूर्व पूरे मध्य प्रदेश का भ्रमण किया, यात्रा निकाली, गांव-गांव, गली-गली गए और जाकर के उन्होंने अपने कार्य का हिसाब जनता जनार्दन को दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के शासन में क्या स्थिति थी, भाजपा के शासन में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या बनी? क्यों? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशानी का सबब जो बने नरेंद्र मोदी बने यहाँ पर कांग्रेस के लिए। अब बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो हालात थे कि वहाँ पर भाजपा के खिलाफ
ना तो कांग्रेस के पास कोई बड़ा मुद्दा था, ना ही कोई सत्ता विरोधी लहर के लिए कुछ यहाँ पर उनके पास तथ्य थे। यहाँ पर सिर्फ उनके पास जो कुछ भी था वो था सिर्फ एक पोस्टर वॉर, और कहीं ना कहीं जो बस्तर में एक समस्या थी, वहाँ पर नक्सली समस्या थी, उस समस्या के लिए यहाँ पर उन्हें जूझना पड़ता था। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। भाजपा के खिलाफ नहीं था कोई बड़ा मुद्दा। ये विडंबना ही है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा ने मोदी के राष्ट्रीय स्तर को देर से आंका, और वो भी जबकि टिकट बंटवारे को लेकर उपजे असंतोष, दरबा घाटी में नक्सली हमले के बाद कांग्रेस को मिल रही सहानुभूति, कुछ मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप और अनेक भाजपा विधायकों के विरुद्ध कमजोर प्रदर्शन की शिकायतों से पार्टी कहीं न कहीं कशमकश में थी। छत्तीसगढ़ में इन कारणों के अलावा कोई बड़ा मुद्दा भाजपा सरकार के खिलाफ नहीं था। पार्टी 10 साल की अपनी उपलब्धियों के बूते ही तीसरी बार सत्ता में वापसी आसानी से कर सकती थी। शायद यही सोचकर पार्टी ने चुनाव अभियान रमन सिंह की छवि पर केंद्रित रखा, लेकिन यही काफी नहीं था, बल्कि इसका विपरीत असर भी हुआ। इसलिए दूसरे दौर के अभियान में मोदी की ज्यादा सभाएं रखनी पड़ी, लेकिन यहां भी राहुल के जादू से ज्यादा मोदी की लहर का फायदा भाजपा को मिला और भाजपा सरकार तीसरी बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में कामयाब रही। अभी के सोचने का मतलब क्या है कि गरीबों को मदद नहीं करो, एक को दूसरे से लड़ाओ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, बंबई में महाराष्ट्र के लोगों को उत्तर प्रदेश के लोगों से लड़ाओ, क्योंकि ये सिर्फ आज की सोचते और आज सत्ता चाहते हैं। ये कल की नहीं सोचते, ये नहीं सोचते कि अगर लड़ा गया सबको तो कैसा कल होगा। ये नहीं सोचते कि भैया अगर गरीब गरीब नहीं रहा तो जो गरीब में शक्ति है उसका क्या होगा, उसका प्रयोग कैसे होगा। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार, उसके लिए गरीब ये सिर्फ मन की अवस्था है। ये जिनको जमीन का पता ही नहीं है, जनता की हालत का पता नहीं है, 5 सितारे होटलों में ही पले बड़े लोग गरीबों का मजाक उड़ाने की आदत बन गई है। गुटबाजी ने डुबोई कांग्रेस की लुटिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी योजना और कहीं चली हो या ना, छत्तीसगढ़ में बेशक उनका दखल कांग्रेस के लिए लाभकर साबित होता दिखा। नए चेहरे उतारने के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की राज्य के दूसरे कांग्रेस नेताओं से भिड़ंत रोकने में राहुल का दखल काम आया। हालांकि कुछ प्रमुख कांग्रेस नेताओं के कड़े संघर्ष में फंसने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चरणदास महंत ने जिस तरह पार्टी में भीतरघात को दोष दिया, उससे संकेत मिलता है कि जोगी पार्टी में अपने विरोधी नेताओं को ठिकाने लगाने के खेल से बाज नहीं आए, और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद कांग्रेस सत्ता में लौट भी आती। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी का सबब बनी यहाँ पर कांग्रेस के लिए। और दूसरी बात बताएं तो अब यहाँ पर बड़ी चीज शिवराज के ऊपर यहाँ पर व्यक्तिगत वार किए गए, क्योंकि बड़ी चीज होती है आप अगर सत्ता में हैं और आप व्यक्तिगत वार करके किसी को हटाना चाहते हैं सत्ता से, तो कहीं ना कहीं जनता उसका विरोध करती है। आपके पास कुछ ऐसे मुद्दे नहीं थे जिन मुद्दों के बल पर आप वहां पर शिवराज सिंह चौहान को हटाएं, और आपने जो व्यक्तिगत पोस्टर वार किया, लगातार अखबारों में ऐड डाले गए कांग्रेस की तरफ से और काफी चीजें की गई जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। देखिए विशेष रिपोर्ट। शिवराज सिंह पर साधे व्यक्तिगत निशाने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता आखिर तक एकजुट नहीं हो सके। आम धारणा है कि कांग्रेस अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहले से आगे करती तो पार्टी को फायदा होता, लेकिन अपनी जन आशीर्वाद यात्रा में राज्य के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में जीवन जनसंपर्क कर आए शिवराज सिंह की आम लोगों तक सीधी पहुंच बनाने वाली सामान्य कार्यकर्ता की छवि उन पर भारी पड़ी। कांग्रेस ने अपने हवाई आरोप पत्र के जरिए जिस तरह शिवराज सिंह पर व्यक्तिगत निशाने साधे, उससे कांग्रेस को नुकसान ही हुआ। अच्छी छवि के जनप्रिय नेता को उसकी प्रशासनिक नाकामियों के लिए तो घेरा जा सकता था, लेकिन व्यक्तिगत आरोप लगाकर नहीं। और यही गलती कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में की, और जिसका खामियाजा एक बार फिर से कांग्रेस को विपक्ष में बैठकर उठाना पड़ा। मैं शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी
किस प्रकार से झूठे विज्ञापन दे रही है, उसका उदाहरण आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। एक, ये इनका विज्ञापन है। जवाब। और ये सब करके कांग्रेस ने अपने लिए ही जनता के दिल में गलत धारणा को जन्म दिया और दिग्विजय सिंह का शिवराज पर पोस्टर वार भी फीका ही साबित हुआ, जिसके चलते कांग्रेस अपने पिछले 2008 के आंकड़े से भी पीछे लुढ़क गई। बटी नहीं भाजपा, एकजुटता काम आई। इसके अलावा शिवराज सिंह सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए जो अनेकानेक योजनाएं लागू की, उन पर ठीक से अमल पक्का करने में उनकी सरकार काफी कामयाब रही। इसका असर हुआ कि भाजपा टिकट बंटवारे में उभरे जबरदस्त असंतोष से लेकर मंत्रियों के विरुद्ध नाराजगी और उत्तर प्रदेश से सटे जिलों में जातियों के अभाव तक से पार पाने में सफल रही। लेकिन हिंदी भाषी चारों राज्यों से जो संदेश उभरा है वो यही है कि भाजपा अपने मजबूत, स्वच्छ छवि वाले और कार्यक्षम नेताओं को आगे कर देश में यूपीए सरकार विरोधी माहौल का सबसे अधिक लाभ उठा रही है। इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता ऋषिकेश कुमार। ऋषिकेश, जिस तरीके से चारों राज्यों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, 3 राज्यों में सरकार बना ली है और 1 राज्य में पीछे रह गई है, तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को आगे करने की जो रणनीति थी भाजपा की, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कारगर होती साबित दिखी है। जी बिल्कुल नकुल, 4 राज्यों के परिणाम ने साफ तौर पर बता दिया कि नरेंद्र मोदी का ही जादू चला है। हालांकि मध्य प्रदेश के समीकरण दूसरे थे, वहां शिवराज सिंह चौहान का जादू अपना है और वो उनका अपना गणित है, उनकी अपने राजनीतिक सूझबूझ है, जिसके बूते उन्होंने 3/4 बहुमत हासिल किया है। लेकिन वहां भी मोदी का फैक्टर बड़ा काम आया है। दूसरा, वहां जीत की वजह बताई जा रही है कि जनशक्ति पार्टी थी उमा भारती की, पिछले बार वो भी चुनाव मैदान में थी, लिहाजा 5% वोट उसके भी आए थे और इस बार वो वोटों का प्रतिशत जुड़ा है, लिहाजा शिवराज सरकार की बड़ी बढ़त मिली है। लेकिन राजस्थान में खुद वसुंधरा राजे जो कि मुख्यमंत्री बनेगी कुछ दिन के बाद, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मोदी के जादू के बूते ही उसे 2/3 बहुमत मिला है, 162 का आंकड़ा पर कर पाई है। छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह की सरकार डूबते डूबते बची है, काफी बड़ा अंतर नहीं रहा है जीत का। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की हवा चली थी, उसके जिस तरीके की लहर थी, उसमें 50 सीटें लेने से कोई नहीं रोक सकता था आम आदमी पार्टी को। लेकिन ये मोदी का लहर ही था कि बीजेपी को 32 के आंकड़े तक पहुंचा दिया। और अब भी जब यहाँ चर्चा चल रही है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होंगे, वैसे में मोदी का फायदा इन्हें जरूर मिलेगा, इतना पार्टी को भी लगता है, उनके नेताओं को भी लगता है और कार्यकर्ताओं को भी लगता है। ऋषिकेश, अगर बात की जाए उस वक्त की जब बीजेपी नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर रही थी, अनेकों विवाद उठे थे, लालकृष्ण आडवाणी भी रूठ गए थे और काफी कुछ चला था उस वक्त, तो जो उस वक्त बीजेपी ने फैसला लिया था उस वक्त, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कारगर हुआ है इन चारों राज्यों में। तो अब आगे क्या रणनीति है बीजेपी की? देखिए, पहली चीज कि मोदी के खास करके नाम को नमो का फायदा कितना मिला है, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 4 राज्यों के परिणाम आने के बाद, उसमें खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी का जादू चला है और जिसके टोटल आंकड़ा पेश किया गया तकरीबन 500 साढ़े 500 विधानसभा सीटों में 405 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है, 70% उनके जीत का परसेंट रहा है। रहा सवाल मोदी के प्रधानमंत्री पद का ऐलान करने का, तो निश्चित तौर पर मोदी के नाम का ऐलान का फायदा मिला है और पार्टी की अब बड़ी कोशिश है कि मिशन 272 के तहत जो कि उसका जादुई आंकड़ा है लोकसभा में, उसको लेकर के पार्टी लगातार मेहनत कर रही है। इसीलिए जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की आज बैठक हुई, कल बैठक हुई थी, उसमें इस बात के लिए खास करके सांसदों को सीधे तौर पर ताकीद की गई, जो जीते हुए सांसद है, कि आप अपने क्षेत्र में जाइए और अब मात्र 4 से 5 महीने का वक्त रह गया है, आप चुनावी तैयारी में जुट जाइए और बाकी की रणनीति फ्लोर मैनेजमेंट कर रहे हैं संसद के भीतर। सेक्युलर विल ऐसे है जैसे 2G के मामले पर मीरा कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी, इसके साथ अपने 10 सहयोगियों से बढ़ावा करेगी। उधर येदियुरप्पा ने आज बयान दिया कि अगर उनसे संपर्क किया जाए तो वो आ सकते हैं पार्टी में। तो इस तरह के चारों स्तर से संघ। ऋषिकेश, यहाँ पर बात करें अगर लोकसभा चुनाव की, तो 6 महीने बाद 2014 में लोकसभा चुनाव होने हैं और अभी दिल्ली में सरकार नहीं बन पाई है। अगर दिल्ली में दोबारा चुनाव होते हैं तो वो लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे, तो उसको लेकर बीजेपी की यहाँ पर क्या रणनीति है? देखिए, बीजेपी ने विधायक दलों की आज बैठक की थी जिसमें हर्षवर्धन को बाकायदा विधायक दल का नेता चुना गया। बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो सरकार नहीं बनाएगी, अगर उसे उपराज्यपाल नवीबगंज अगर उसे न्योता भी देते हैं तब भी वो सरकार नहीं बनाएगी, क्योंकि उसके पास आंकड़ा नहीं है।
दूसरी चीज, उसके अपने तमाम 70 प्रत्याशियों को जो चुनाव हार चुके हैं और जो चुनाव जीत चुके हैं, उनको साफ तौर पर कहा गया कि आप अपने विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय हो जाएं, मेहनत करें, जो मुद्दे हैं उनको समझें, उनको समझाएं और सीधे तौर पर पार्टी और अपने लिए प्रचार प्रसार करें। बिल्कुल कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से कि 6 महीने राष्ट्रपति शासन के बाद वो सीधे तौर पर लोकसभा के साथ चुनावी मैदान में जाएगी और मोदी के रथ पर सवार होकर उसे फिर सफलता मिलेगी और आम आदमी पार्टी के जो चुनावी लहर है उसको रोका जा सकेगा। फिलहाल बीजेपी की रणनीति इसलिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जोड़ तोड़ के बूते सरकार नहीं बनाएगी बीजेपी। अगर बिल्कुल, यहाँ पर ऋषिकेश, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर बात की जाए नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी का जादू तो चला है और उसका फायदा भी बीजेपी को मिला है। और अब बात रही दिल्ली की, तो दिल्ली में सरकार अभी बनी नहीं है। 6 महीने बाद अगर दोबारा विधानसभा चुनाव होते हैं तो शायद लोकसभा चुनाव के साथ यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे और उस वक्त क्या होता है बीजेपी के साथ वो भी देखने वाली बात होगी। अब बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ हुआ है उसका पूरा क्रेडिट यहां पर नरेंद्र मोदी को जाता है। कैसे हार गए गहलोत, कैसे चल गई वसुंधरा, देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पार्टी को कुल 162 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर ही सिमट गई। राजस्थान के इतिहास में कांग्रेस को पहली बार इतनी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इससे पहले 1977 में कांग्रेस को 41 सीटें मिली थीं। अशोक गहलोत का कहना है कि वसुंधरा राजे ने झूठा प्रचार किया और अफवाहें फैलाईं, जिसकी वजह से उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। हमने प्रयास किया कि राजस्थान में मुद्दा बनाए विकास का, ये हमने पूरा प्रयास किया। पूरे कैंपेन हमारा ये चला जिस डेमोक्रेसी के अंदर मालूम पड़े कि वास्तव में किस गवर्नमेंट ने क्या काम किए थे, ये हमारे प्रयास था। उसमें हम नाकामयाब रहे और वो मुद्दे बनने की बजाय जो मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के थे, मान लीजिए, या महंगाई की बात करते थे या झूठे आरोप लगाते थे राजस्थान के अंदर, उन्होंने विकास की बात नहीं करी। झूठ आरोप लगा कर दवाओं को जहर बताओ। देखिए, मोदी फैक्टर नाम दो, चाहे उसको महंगाई फैक्टर नाम दो, या जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार की, यूपीए के और कांग्रेस पर, वहाँ पर कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार जरूर है वहाँ पर गठबंधन सरकार होगी तो वहाँ जो गलती कोई करेगा तो दोष उस पर आएगा जो कि नेतृत्व कर रहा है। अशोक गहलोत भले ही कांग्रेस की हार का ठीकरा बीजेपी के झूठे प्रचार को बताते रहे, लेकिन हार की कई अन्य वजह भी हैं, जिसमें एक अहम भूमिका बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने निभाई। हमें अशोक गहलोत की सरकार पे गुस्सा हो, हम उसको हरा दे, एक बात है, और मुझे विश्वास है राजस्थान इस बार कांग्रेस की सरकार को उखाड़ कर फेंक देने वाला है। लेकिन बात वहां से पूरी होती नहीं है। इनको जानना समझना बहुत आवश्यक है। वे वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और भाइयों बहनों, जब मैं वोट बैंक की राजनीति का विरोध करता हूं, ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। मुफ्त दवा, मुफ्त जांच, जननी सुरक्षा सहित कई अन्य योजनाओं से आम जनता को बहुत फायदा हुआ, लेकिन पार्टी सत्ता विरोधी लहर को भांपने में नाकाम रही। 4 कारण जिन्होंने राजस्थान में कांग्रेस को चित्त कर दिया। बढ़ती महंगाई के कारण लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने इस गुस्से को और हवा दी। सोनिया जी ने पिछले चुनाव में लोकसभा में ये वादा किया था कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, ऐसा वादा किया था। पूरी ताकत से बोलो, ऐसा वादा किया था। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था। 5 साल पहले वादा किया था, 5 साल बीत गए। आप बताइए भैया, महंगाई कम हुई? आप मुझे बताइए, महंगाई कम हुई? ऊपर से महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आप मुझे बताइए, एक कांग्रेस पार्टी का वादा झूठा था कि सच्चा? जोर से बोलिए, कांग्रेस का वादा सच्चा था कि झूठा?
कांग्रेस ने वादा खिलाफी की, उन्होंने वादा तोड़ा, आप नाता तोड़ोगे। गहलोत सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण का समर्थन किया। समता आंदोलन और मिशन 72 ने इसका विरोध किया था। गहलोत सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। इससे अगड़ी जातियों में यह संदेश गया कि गहलोत अगड़ी जातियों के विरोधी हैं। ऐसे में वो भाजपा के पक्ष में एकजुट हो गई। अल्पसंख्यक विरोधी सेंटीमेंट। गोपालगढ़ में दंगों के बाद कांग्रेस हाईकमान ने अशोक गहलोत की जमकर खिंचाई की। गहलोत सरकार पर आरोप लगा कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में नाकाम रहे। बजट में भी गहलोत ने अल्पसंख्यकों को बड़ी सौगातें दी। बहुसंख्यक समुदाय ने इस पर रिएक्ट किया। 4.5 साल तक गहलोत सरकार ने बड़ी घोषणाएं नहीं की। चुनाव नजदीक आने पर पिछले 6 महीने में गहलोत सरकार ने मुफ्त में लैपटॉप, टैबलेट, साड़ियां, ब्लैंकेट, साइकिलें और दवाइयां बांटनी शुरू कर दी। इस पर भाजपा ने लोगों तक ये संदेश पहुंचाया कि कांग्रेस वोटों को खरीदने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे डूबे गहलोत और ऐसे डूबी कांग्रेस की लुटिया राजस्थान के अंदर। मगर यहाँ पर बात की जाए कांग्रेस के सहयोगियों की, तो यहाँ पर नतीजे आने के बाद एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने भी कांग्रेस पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नतीजे आए हैं वो निराशाजनक हैं और यहाँ पर जो जनता है, देश की जनता है, वो कमज़ोर शासकों को पसंद नहीं करती। इसलिए यहाँ पर उन्हें एक मजबूत शासक चाहिए। आपको दिखाते हैं क्या कहा शरद पवार ने। कांग्रेस की हार पर पवार ने भी किया वार। चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद यूपीए के साथी भी अब कांग्रेस पर हमला बोलने लगे हैं। यूपीए के महत्वपूर्ण सहयोगी एनसीपी के अध्यक्ष और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि लोग कमजोर शासक नहीं चाहते। लोगों को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसी मजबूत और निर्णय लेने वाली नेता पसंद है। पवार ने कहा कि 4 राज्यों के परिणामों से गंभीर सवाल उठता है और इस पर न केवल कांग्रेस बल्कि हम सबको सोचने की जरूरत है। और इस चुनावी हार में नई पीढ़ी की एक अहम भूमिका रही है और मतों के जरिए उनका गुस्सा दिखा है। शरद पवार ने ऐसे मजबूत नेताओं की जरूरत बताई जिसमें शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता हो। तो उसका हिसाब देने का कानून क्यों लग रहा है? पवार ने कहा कि शासक को मजबूत होना चाहिए क्योंकि कमजोर सरकार जनता को पसंद नहीं। देश में आज जो भी चुनौतियां हैं और राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, जो कल चुनाव के नतीजे आए, उस पे ये स्पष्ट होता है कि लोगों में के मन में कुछ नाराज़गी है या कुछ लोगों की अपेक्षाओं को हम आज भी उसकी पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए उन्होंने कहा है कि लोग आमतौर पर ये चाहते हैं कि एक सशक्त निर्णय करने वाला हमारा सरकार का काम होना चाहिए। पवार साहब का इशारा किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं था। उन्होंने इंदिरा गांधी के समय का भी कुछ उसमें उल्लेख किया है ब्लॉग में कि लोगों को जो भी एक नेतृत्व निर्णय करता है, जो लोगों के हित में सशक्त निर्णय लेने की जो तैयारी रखता है, उसको लोग निश्चित साथ देते हैं। और आज वर्तमान में पिछले कुछ वर्षों का जो माहौल बना, जिसमें कई तरह से लोगों ने मतलब सरकार के कार्य के ऊपर शंका व्यक्त की या कोई लोगों ने टिप्पणी की, उसके उत्तर में उन्होंने कहा है कि ये समय की मांग है कि हम लोगों के सामने एक सशक्त नेतृत्व और हम सरकार की अपनी भूमिका स्पष्ट करें। गौरतलब है कि कांग्रेस ने वादा खिलाफी की, उन्होंने वादा तोड़ा, आप नाता तोड़ोगे। एक तो कांग्रेस हार गई, दूसरा उसके जो साथी हैं, सहयोगी हैं, उन्होंने भी अब कांग्रेस से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। ऐसे संकेत मिले हैं। क्या कांग्रेस का काला समय आ गया है? क्या नरेंद्र मोदी का जो मिशन है, बीजेपी जो मिशन लेकर चली है नरेंद्र मोदी को लेकर, क्या वो सफल हो पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए SMBC इनसाइड।